स्कूल खुलने के दिन देश हैकत के अनुसार स्पिरिट बीस्ट यानी आत्मिक पशु बांटता है। क्लास में फर्स्ट आने वाली मॉनिटर ने बिना झिझक एस लेवल हेवनली डीमन सिल्वर स्नेक, जबकि लास्ट आने वाले मुझे सिर्फ एक एफ लेवल ब्लैक बियर मिला। लेकिन कुछ ही समय बाद एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स आ गया और ब्लैक बियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से मुझे उसका कोल्ड रेजिस्टेंस टैलेंट मिल गया। वही मॉनिटर की चुनी हुई व्हाइट स्नेक अभी विकसित भी नहीं हुई थी और अपोकलिप्स के पहले ही दिन ठंड से मर गई। जलन में मॉनिटर ने दूसरों के साथ मिलकर ब्लैक बियर को पकाया, यहां तक कि मेरे सामने बियर मीट हॉटपॉट भी बनाया। गंभीर रूप से घायल मैं बर्फीले तूफान में गिर पड़ा और दिल में नफरत लिए मरने को तैयार नहीं था। जब मैंने दोबारा आंख खोली तो मैं उसी दिन वापस पहुंच गया जब स्पिरिट बीस्ट चुनना था। जैसे ही मैं पिछले जन्म की तरह ब्लैक बियर लेने जा रहा था, तभी ली यानपिंग अचानक चिल्लाई। वो अपनी सीट से उठी और एक पूरी तरह सफेद चमकदार स्केल्स वाली लिटिल व्हाइट स्नेक को पकड़े हुए मेरे पास आई और बिना कुछ कहे उसे मेरे हाथों में ठूस दिया। फिर तुरंत मुड़कर बॉक्स में रखे लिटिल ब्लैक बियर को उठा लिया, जैसे डर हो कि मैं उसे छीन न लूं। पूरी क्लास हैरान रह गई, यहां तक कि क्लास टीचर भी खुश नहीं दिखे। ये व्हाइट स्नेक इस बैच की सबसे शुद्ध ब्लड लाइन वाली थी, जिसकी एंशिएंट ब्लड लाइन कॉन्सेंट्रेशन 80% तक, और कहा जाता था कि ये एंशिएंट हेवनली डीमन पाइथन की वंशज है। टीचर ने कहा कि आधे अधूरे स्पिरिट बीस्ट का चुनाव मजाक नहीं है, ये फ्यूचर ग्रोथ लिमिट से जुड़ा है, जल्दी से एक्सचेंज कर लो। लेकिन ली यानपिंग बोली कि हु वेन को इस व्हाइट स्नेक की उससे ज्यादा जरूरत है। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए वो किसी भी स्पिरिट बीस्ट के साथ स्ट्रांग बन सकती है, जबकि हु वेन का कल्चरेशन टैलेंट एवरेज है और अगर उसे मिक्स ब्लड लाइन वाला ब्लैक बियर मिला तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो विलिंगली एक्सचेंज करना चाहती है। ये सुनते ही क्लास में शोर मच गया और सब उसकी निस्वार्थ भावना की तारीफ करने लगे। कुछ लोग बोले कि कल्टीवेशन में सबसे जरूरी दाव हार्ट होता है और उसका दिल बहुत प्योर है। भले ही स्पिरिट बीस्ट वीक हो, उसका फ्यूचर अनलिमिटेड होगा। फिर सबने मुझसे कहा कि जल्दी से उसे थैंक्स बोलो। मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे उसकी फेक काइंडनेस की जरूरत नहीं है, मुझे वही ब्लैक बियर चाहिए। ली यानपिंग की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी। उसने ब्लैक बियर को और कसकर पकड़ा और ऐसे देखने लगी जैसे गलती मेरी ही हो। उसने कहा कि मैं उसे टेस्ट मत करूं, वो सच में एक्सचेंज करना चाहती है। लेकिन मैंने कहा, ये नाटक मत करो, सच में जरूरत नहीं है। तभी अचानक मेरी कलाई में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने काट लिया। नीचे देखा तो लिटिल व्हाइट स्नेक के 2 छोटे दांत मेरी स्किन में धंसे हुए थे और खून बह रहा था। उसने अपनी 2 फांक जीभ से मेरी कलाई को छुआ और एक अजीब सी सुन्नता फैल गई। बस इतने में उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो भी लाइफ एंड डेथ ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट। क्लास में हलचल मच गई। पहले सबको लगा था कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूं, इसलिए व्हाइट स्नेक नहीं ले रहा, लेकिन अब सबको लगा कि मैं दिखावा कर रहा था। एक तरफ मना कर रहा था और दूसरी तरफ जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ताकि ली यानपिंग अपना फैसला ना बदले। लोग मुझे बेकार कहने लगे। कॉन्ट्रैक्ट के बाद व्हाइट स्नेक गहरी नींद में चली गई और मैं चुपचाप अपनी सीट पर वापस आ गया। चेहरा उदास था। सिर्फ मुझे पता था कि ये रेयर दिखने वाली व्हाइट स्नेक आधे महीने में बेकार बोझ बन जाएगी। तभी मेरी नजर ली यानपिंग पर पड़ी और मुझे समझ आया कि वो व्हाइट स्नेक नहीं चाहती, बल्कि ब्लैक बियर के लिए मुझसे लड़ रही है। इसका मतलब वो भी रिबॉर्न है। पिछले जन्म में उसने व्हाइट स्नेक चुनी थी और मुझे मजबूरी में ब्लैक बियर मिला था। लेकिन आधे महीने बाद एक्सट्रीम कोल्ड एपोकलिप्स आ गया। ग्लोबल टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और पृथ्वी फ्रीजिंग हेल बन गई। व्हाइट स्नेक अपनी नोबल ब्लड लाइन के बावजूद लंबा ग्रोथ साइकिल होने की वजह से उसी दिन ठंड से मर गई, जबकि ब्लैक बियर मेरी देखभाल में जल्दी अडल्ट स्टेज में पहुंच गया और टैलेंट शेयरिंग एक्टिवेट होते ही मैं अपोकलिप्स में एकमात्र इंसान बन गया जिसे ठंड से डर नहीं था। बाद में मैं एबिलिटी टीम के साथ रिसोर्सेज ढूंढने गया और ली यानपिंग कई बार ब्लैक बियर को बहकाने की कोशिश करती रही ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उसका बन जाए, लेकिन ब्लैक बियर हर बार मना कर देता। बार बार रिजेक्ट होने के बाद वो गुस्से में आ गई और दूसरों से कहा कि ब्लैक बियर का मांस खा लो तो ठंड से बच सकते हो। इसी वजह से एक बार रिसोर्सेज ढूंढने जाते समय उसने कई एबिलिटी यूजर्स के साथ मिलकर मुझे और ब्लैक बियर को मार डाला और उस इंसान खाने वाले अपोकलिप्स में हम उनके खाने का हिस्सा बन गए। अब मैं ठंडी नजरों से ली यानपिंग के हाथ में पकड़े ब्लैक बियर को देख रहा था। पिछले जन्म में हमारा रिश्ता बहुत गहरा था, हम एक दूसरे की जान पर भरोसा करते थे, लेकिन इस जन्म में उसे मुझसे छीन लिया गया। कोल्ड रेजिस्टेंस टैलेंट गया तो गया, लेकिन पिछले जन्म का बदला खून से ही चुकाऊंगा। मैं ब्लैक बियर को घूर रहा था, तभी उसने भी अपनी आंखें घुमाकर मेरी तरफ देखा और हमारी नजरें मिल गई। ये लगभग खिलौने जितने आकार का छोटा ब्लैक बियर अचानक मेरी तरफ 2 बार पलके झपकाया। ना 1 बार, ना 3 बार, बल्कि ठीक 2 बार। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये पिछले जन्म में मेरे और ब्लैक बियर के बीच का सीक्रेट सिग्नल था, जिसका मतलब था मुझे निश्चिंत रहने को कहना। ये सोचकर मैंने अनजाने में ली यानपिंग की तरफ एक
खुद समझ लो वाली नजर डाली। ब्लैक बियर दिखने में भले ही सीधा साधा और भोला लगे, लेकिन अंदर से पूरी तरह चालाक और शातिर है। मैं अभी ब्लैक बियर के साथ नजरों से बात ही कर रहा था कि अचानक मेरी उंगली को एक ठंडा सा छोटा मुंह पकड़ लेता है। नीचे देखता हूं तो पता चलता है कि मेरी वही बेकार लिटिल व्हाइट स्नेक, जो बस दिखने में अच्छी है और बाकी किसी काम की नहीं, जाग गई है। तभी मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंजती है, मैं बेकार नहीं हूं और तुम आदमी, उस काले बदसूरत को मत देखो। मैं दूसरे हाथ से उसके छोटे से सिर को हल्का सा ठोकता हूं और पूछता हूं, तुम बोल रही हो? लिटिल व्हाइट स्नेक घमंडी अंदाज में सिर उठाकर मेरी हथेली पर लिपट जाती है और कहती है, मेरा नाम लिंग शियू है आदमी, अगर चाहो तो मुझे क्वीन भी कह सकते हो। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, छोटे बच्चे, तुम्हें ये चूनी ब्यू यानी ओवर ड्रामेटिक बातें किसने सिखाई? आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंसान शुरू करते हैं, क्योंकि बीस्ट रेस स्वभाव से घमंडी होती है। सिर्फ बचपन में ही वे थोड़े नरम होते हैं और तब भी बहुत कम बार ही किसी इंसान के करीब आकर खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। क्लास के सभी छात्र अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट सर्कल बनाकर अपने बीस से कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, लेकिन मैं उनमें शामिल नहीं था। अगर कोई अपनी आंखों से ना देखता तो कभी यकीन नहीं करता कि मुझे एक एंशिएंट हाई ब्लड लाइन बीस ने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैं उससे पूछता हूँ, लिंग शियू, तुमने मुझसे खुद कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? वो जवाब देती है, वो लड़की, उससे बदबू आती है। मैं चौंक कर पूछता हूँ, बदबू? ली यनपिंग तो स्कूल ब्यूटी है, कितने लड़के उसके पीछे घूमते हैं और कहते हैं कि वो खुशबूदार है। लिंग शियू ठंडे स्वर में कहती है, उनकी आंखें खराब हैं, ये सोल की बदबू है। मैं फिर पूछता हूँ, तो मैं? वो मेरी बाह में और लिपटते हुए थोड़ा अजीब लहजे में कहती है, ठीक ठाक हो, खाली हो, साफ हो। मैं उसकी स्केल्स को उंगलियों से छूता हूँ। वो बेहद स्मूथ और ठंडी है, जैसे सबसे बढ़िया सिल्क से भी ज्यादा मुलायम। मैं कभी उसका सिर छूता हूँ, कभी शरीर, और आखिर में खुद को रोक नहीं पाता और उसकी छोटी सी पूंछ पकड़ लेता हूँ। कहते हैं कि सांप की 7 इंचेस वाली जगह छूनी नहीं चाहिए, लेकिन वो इतनी छोटी है कि मुझे लगता है शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही मैं उसकी पूंछ पकड़ता हूँ, लिंग शियू का पूरा शरीर बिजली के झटके जैसा स्टिफ हो जाता है। उसके सफेद स्केल्स के बीच की स्किन हल्की गुलाबी हो जाती है और उसका चेहरा ऐसा लगने लगता है जैसे कोई छोटी लड़की शर्म से भर गई हो। मैं तुरंत हाथ पीछे खींच लेता हूँ और कैजुअली कहता हूँ, छोटे बच्चे, दिमाग में बेकार चीजें मत सोचो। लिंग शू इतनी नाराज हो जाती है कि उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो करती है और मुड़कर मुझे इग्नोर करने लगती है। इसी समय ली यनपिंग सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट सर्कल पूरा कर लेती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखती है और वो तुरंत ब्लैक बियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन ब्लैक बियर को घेर लेता है और तेजी से घूमने लगता है, लेकिन उसके अंदर ब्लैक बियर अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट कर रहा होता है। तभी मेरे दिमाग में फिर से गुस्से भरी आवाज गूंजती है, तुम बुरे इंसान हो। वो सबसे सीधा है। बिना देखे ही मुझे समझ आ जाता है कि ये मेरी वही चुनी ब्यू, घमंडी और शर्मीली छोटी क्वीन है। मैं कैजुअली उसके ठंडे स्केल्स पर हल्का सा थपथपाता हूं और पूछता हूं, मैं कैसे बुरा हूं? वो गुस्से में कहती है, तुमने मेरी पूंछ छुई और दूसरी औरत को देख रहे थे, तुम उसी काले बदसूरत को देख रहे थे। मैं हल्की सी सांस लेकर कहता हूं, ठीक है, एक और बात ऐड कर लेते हैं, तुम तो बेवजह जेलस होने वाली हो। जैसे जैसे क्लास के सभी छात्रों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, टीचर सबको कल्टीवेशन रिसोर्सेज देते हैं। मैं सिर्फ एक स्नैक अपने लिए रखता हूँ और बाकी सब लिंग शू को खिला देता हूँ। कुल 19 स्नैक्स, और वो एक एक करके सब तुरंत खा जाती है। मैं क्लास से बाहर भी नहीं निकला होता कि सब खत्म हो जाता है। क्लास के छात्र मुझे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कोई कहता है कि हु एन पागल हो गया है, कोई कहता है कि उसने एक हफ्ते का कल्टीवेशन रिसोर्स सब व्हाइट स्नेक को दे दिया, कोई कहता है कि स्नैक्स धीरे धीरे देना चाहिए, और कोई कहता है कि ये तो खुद के कल्टीवेशन के लिए होता है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतनी अच्छी व्हाइट स्नेक इसे मिलकर भी बर्बाद हो गई। टीचर भी समझाते हैं कि हर महीने रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अगर वेस्ट करोगे तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। मैं बस शांत होकर ठीक है कह देता हूँ। पिछले जन्म में मैं ब्लैक बियर के साथ रिसोर्सेज शेयर करता था। बाकी लोग 4:1 रखते थे, लेकिन मैं हमेशा 1:1 करता था, क्योंकि हम साथी थे। लेकिन इस बार व्हाइट स्नेक के साथ तो हद ही हो गई। 19:1, 19 उसके, 1 मेरा। सिर्फ क्लास वाले ही नहीं, मुझे खुद भी लग रहा था कि मैं पागल हूँ। लेकिन मुझे अचानक याद आया, लिंगशू के साथ मेरा ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जीना मरना साथ। अगर वो पिछले जन्म की तरह अपोकलिप्स के पहले दिन ही मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए अभी इस छोटी क्यू भी छात्र अपने अपने लिए जगह ढूंढकर कल्टीवेशन करने चले गए और मैं भी व्हाइट स्नेक को गोद में लेकर बाहर निकल गया। जैसे ही मैं ली यनपिंग के पास से गुजरा, वो अचानक आधा शरीर आगे करके मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और धीमी आवाज में बोली कि
उसे पता है मैं भी रीबॉर्न हूँ और इस बार ब्लैक बियर से कॉन्ट्रैक्ट करके कोल्ड रेजिस्टेंस पाना उसका ही होना था। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि तो फिर अच्छे से जीना, क्योंकि मैं अभी भी उसे अपने हाथों से खत्म करने का इंतजार कर रहा हूँ। ली अनपिंग की आंखों में एक पल के लिए डर चमका, लेकिन तुरंत ही वो घमंड में बदल गया। उसने कहा कि अब उसके पास ब्लैक बियर है, वो जरूर जिंदा रहेगी और हम दोनों बेकार अपोकलिप्स के पहले ही दिन मरने का इंतजार करें। मेरी गोद में पड़ी व्हाइट स्नेक ने आलस से आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर जीभ बाहर निकालकर उसकी तरफ फुफकार मारी और एक बेहद घिनौनी सड़ी बदबू एक पल में हवा में फैल गई। ली अनपिंग के चेहरे का आत्मविश्वास तुरंत टूट गया और वो चीखती हुई कई कदम पीछे हट गई। मैं हल्का सा हंसा और व्हाइट स्नेक को लेकर आगे बढ़ गया। स्पिरिट बीस्ट पालना एक बॉटमलेस पिट जैसा है और इतने सारे स्नैक्स कहां से लाऊं, यही एक बड़ी समस्या थी। मैं उंगलियों से लिंग शू के स्केल्स को हल्के हल्के थपथपाते हुए सोच रहा था कि तभी अचानक मुझे पिछले जन्म की एक बात याद आई। अपोकलिप्स से पहले मीडिया ने एक छोटे स्पिरिट वेन का खुलासा किया था और समय के हिसाब से अभी तक शायद किसी को उसका पता नहीं चला होगा। ये सोचकर मैं तुरंत व्हाइट स्नेक को लेकर गाड़ी से उस जगह की तरफ निकल पड़ा। जब मैं पिछले जन्म के हिसाब से चिन्हित लोकेशन पर पहुंचा तो देखा कि ली यनपिंग मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वो एक बड़े परिवार की लड़की थी, उसके पास रिसोर्सेज और कनेक्शंस बहुत थे, मुझ जैसे आम इंसान से कहीं ज्यादा। मैं स्पिरिट वेन के बाहर खड़ा होकर ठंडी नजरों से देख रहा था कि ली यनपिंग 20 से ज्यादा आदमियों के साथ माइनिंग करवा रही थी। व्हाइट स्नेक मेरी गोद में लिपटी हुई एक एक करके निकाले जा रहे चमकदार स्पिरिट स्टोन्स को देख रही थी और लालच में एक लंबी सांस लेकर निकल गई। तभी अचानक एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, भैया क्या ये आप हो? मैंने तुरंत पहचान लिया, जोंग। मैंने पूछा कि क्या अब वो टेलीपैथी कर सकता है? उसने बताया कि ली यनपिंग ने उस पर बहुत रिसोर्सेज खर्च किए हैं और उसे अवेकनिंग सोल हर्ब दिया है जिससे वो मेंटल कम्युनिकेशन कर सकता है। उसने कहा कि मैं व्हाइट स्नेक को लेकर पहले कहीं आराम कर लूं और जब सारे स्पिरिट स्टोन्स निकल जाएंगे तो वो मुझे बुलाएगा। मैं एक पल के लिए रुक गया और ब्लैक बियर से मन ही मन बात पूरी की। जैसे ही मैं होश में आया, मेरे सामने एक छोटी नाजुक सी स्नेक फेस मुझे शक भरी नजरों से देख रही थी। लिंग शू मेरे हाथ पर लिपटी हुई थी और उसका घमंडी चेहरा मेरे करीब आ गया था। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। वो नाराज होकर बोली कि मैंने उसकी नजर बचाकर दूसरी औरत से बात करने की हिम्मत कैसे की। मैंने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और उसे अपने हाथ से अलग किया, फिर दूसरे हाथ से उसके गाल को हल्का सा दबाते हुए कहा कि छोटे बच्चे, शब्दों का सही इस्तेमाल करो। वो तुरंत बोली कि वो गलत नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा में भालू की गंध है, वही काला वाला। ये छोटी स्नेक सच में काफी सेंसिटिव थी। वो आगे बोली कि हेवनली डीमन पाइथन रेस में जिससे ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वही लाइफ टाइम पार्टनर होता है और मैं उस भालू के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता। मैं थोड़ा अजीब चेहरा बनाकर बोला कि वो अभी इतनी छोटी है, उसे पार्टनर का मतलब भी पता है या नहीं? लिंग शू ने नाराज होकर मेरी तरफ देखा और उसकी पूंछ हिलने लगी। अचानक उसकी ठंडी जीभ मेरे गाल को छू गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो जल्दी से पीछे हट गई और धीरे से बोला, मैंने तुम्हें चाटा है, अब तुम मेरे हो गए हो। यहाँ पर मेरा निशान लग चुका है, अब कोई और तुम्हें छू नहीं सकता। तो अब निशान लगाने की जगह भी होती है क्या? मुझे लगता है तुम स्नेक नहीं बल्कि डॉग हो। मैं वहीं खड़ा रह गया, मेरे होंठ हल्के से फड़क गए। स्पिरिट वेन्स का काम ब्लैक बियर को दे दिया। मैंने लिंगशु को उठाया और कार में वापस आ गया। एयर कंडीशनर की हवा खाते हुए मैं तरबूज खाने लगा और कार के सेंट्रल स्क्रीन पर एक मूवी चला दी। थोड़ी देर में मैं नींद में डूबने लगा। जब फिर से उठा तो आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था। जंगल के बीच दूर दराज का इलाका, जहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी, चारों तरफ बस खामोश अंधेरा था। वे सभी चले गए थे। नीचे देखा तो लिंगशू सतर्क थी। वो मुझे शिकायत भरी नजरों से देख रही थी। मैं अनजाने में थोड़ा गिल्टी महसूस करने लगा। लिंगशू ने सिर घुमा लिया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। आज मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। रात के अंधेरे में मैं व्हाइट स्नेक को गोद में लेकर स्टेप बाय स्टेप स्पिरिट वेन की जगह की ओर बढ़ गया। जैसा ब्लैक बियर ने बताया था, वहां के आसपास कोई भी नहीं, सिर्फ एक अरे था जिससे स्पिरिट वेन को छिपाया गया था। व्हाइट स्नेक ने जब मुझे स्पिरिट वेन वाली जगह पर देखा तो वो क्यूरियस थी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन क्योंकि उसने अभी कहा था कि वो मुझसे बात नहीं करेगी, इसलिए क्यूरियोसिटी होने के बावजूद वो होंठ फुलाकर चुप रही। मैं अरे के पास छिप गया। थोड़ी देर में ब्लैक बियर ने अरे खोल दिया और मुझे सिर दिखाया। अब वो बोल भी सकता था। उसने मुझे पंजा हिलाया। गग कहलाई। मेरी गोद में व्हाइट स्नेक ने ब्लैक बियर को देखा और मेरी गोद में ही अपनी स्नेक टंग निकालकर उसकी तरफ एक धमकी भरा खतरनाक एक्सप्रेशन दिया। मैंने तुरंत व्हाइट स्नेक का मुंह बंद कर दिया और ब्लैक बियर की तरफ एक बेबस मुस्कान दी। लिंगशु थोड़ी टेम्पर वाली है। ब्लैक बियर आगे आगे मुझे रास्ता दिखा रहा था। कोई बात नहीं, आपको भी मत डांटो। लेकिन व्हाइट स्नेक की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। वो ग्रीन टी है, वो ब्लैक स्किन ग्रीन टी है।
मुझे छोड़ दो, आज मैं उसे काट ही डालूंगी। मैं अभी भी जिंदा हूं और तुम मेरे सामने ही। मैंने ब्लैक बियर के शरीर के चारों ओर हल्की ऊर्जा देखी और व्हाइट स्नेक को जमीन पर छोड़ दिया। जमीन पर गिरते ही लिंगशु पीछे मुड़ी और अविश्वास से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो 0.008 मीटर प्रति सेकंड की कछुए जैसी स्पीड से हर स्टेप पर 3 बार पीछे मुड़ते हुए ब्लैक बियर की तरफ बढ़ी। आखिर में वो चौथी बार पीछे मुड़ी और अनिश्चित होकर मुझे देखा। उसने पूछा कि क्या मैं उसे रोकता भी नहीं हूं? क्या मुझे डर नहीं कि वो मेरे उस अच्छे पार्टनर को काट डालेगी? मैंने ब्लैक बियर के शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी देखी। पूरा दिन स्नैक्स खाने वाले ब्लैक बियर के शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी व्हाइट स्नेक से कम 50 गुना ज्यादा थी। कौन किसे काट डालेगा कहना मुश्किल था। मैं मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा और कहा कि मुझे उसकी ताकत देखनी है। अगर वो उसे काट देगी तो आगे से मैं सिर्फ उसका ही हो जाऊंगा। व्हाइट स्नेक की पूंछ जमीन पर जोर से टकराने लगी। मेरी बातों से वो थोड़ा प्रभावित हो गई, लेकिन फिर उसने ब्लैक बियर की टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी देखी और फिर भी झिझकते हुए वापस रेंगकर मेरे पैरों के पास आ गई। ये चीज सच में वीक को दबाने वाली और स्ट्रॉन्ग से डरने वाली थी। ब्लैक बियर ने स्पिरिट वेन के स्पिरिचुअल फूड को 3 हिस्सों में बांटा। अपने लिए बहुत छोटा सा हिस्सा रखा और एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा ढेर अलग रखा। लिंगशू उस बड़े ढेर को देखकर उसकी आंखों में ग्रीन ग्लो आ गया। उसने कहा कि ये ब्लैक स्किन मेरे साथ काफी जनरस है। ब्लैक बियर ने छोटे ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मैं रख लूं, कल्टीवेशन के लिए काफी है। और फिर बड़े ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सब जेजे को दे दो। उसने कहा कि ये ब्लैक स्किन शायद मेरे प्रति इंटरेस्टेड नहीं है। लिंगशु जोर से बोल उठी कि वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसके सिर पर हल्का सा फ्लिक किया और कहा कि क्या वो लव ब्रेन है? हर चीज को लव में क्यों जोड़ देती है? लिंगशु अभी भी नाराज, लेकिन जैसे ही मैंने स्पिरिट स्टोन्स का नाम लिया वो तुरंत शांत हो गई। मैंने ब्लैक बियर की तरफ देखा और पूछा कि मैंने यहाँ सब खाली कर दिया है, क्या ली यानपिंग उसे नुकसान पहुंचाएगा? ब्लैक बियर ने सिर हिलाया और कहा कि वो महिला अब उसकी हर बात मानती है। दूसरे दिन ली यानपिंग खाली हो चुकी स्पिरिट वेन को देखकर स्टैंडन रह गई और बोली कि मैंने सारे स्पिरिट स्टोन्स यूज कर दिए। ली यानपिंग जानता था कि 15 दिन बाद एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स आने वाला है और ब्लैक बेयर की स्किल बहुत कीमती होगी। उसने कहा कि ठीक है, वो उसे प्रेशर नहीं देगी। उसने गलत मतलब नहीं कहा था। फिर उसने कहा कि उसे कल्टीवेशन के लिए स्नैक्स चाहिए और जल्दी से और स्नैक्स भेजे जाएं, बहुत ज्यादा नहीं। उसने पूछा कि क्या 10 ट्रक चाहिए? उसने कहा कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 10 ट्रक लाए जाएं तो शायद वो हायर लेवल स्किल अवेकन कर पाएगा। 10 माइल्स आइस कोल्ड स्किल, जो 10 किलोमीटर एरिया में सभी को कोल्ड से बचा सकता है। ये सुनकर ली यनपिंग की आंखों में ग्रीडी गोल्डन लाइट आ गई। अगर एक्सट्रीम कोल्ड एपोकलिप्स आ गया तो वो पूरे एरिया के लोगों को कोल्ड से बचा सकता है, तो वो एपोकलिप्स की क्वीन जैसी ताकत रखेगा। उसने दांत भींचे और कहा कि ठीक है, 10 ट्रक ही सही। एपोकलिप्स में पैसा सिर्फ कागज होगा। हालांकि उसका परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। सब उसे मजाक समझ रहे थे कि वो लो लेवल बीस्ट के लिए 10 ट्रक स्नैक्स जुटा रहा है। इसलिए उसने अपनी सारी चीजें बेच दी, घर, कार, लग्जरी बैग्स, ज्वेलरी। जब मैं स्कूल में फिर से ली अनपिंग से मिला, उसने वही पुराने कपड़े पहने थे और उसका खाना भी सिंपल था, सिर्फ प्लेन स्टीम्ड बंस और चिल्ली सॉस। स्पष्ट था कि उसने सब कुछ ब्लैक बेयर पर लगा दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने जो 10 ट्रक स्नैक्स जुटाए थे उनमें से बहुत कम हिस्सा ब्लैक बेयर ने रखा और 99.99% हिस्सा मेरे और व्हाइट स्नेक के पास चला गया। मैंने खुद सिर्फ थोड़ा सा स्नैक्स इस्तेमाल किया, कभी कभी कल्टीवेशन के लिए, बाकी सब व्हाइट स्नेक को दे दिया। व्हाइट स्नेक बहुत तेजी से एनर्जी अब्सॉर्ब करता था। वो स्लीप स्टेट में चला गया और जो भी एनर्जी पास आती वो तुरंत डस्ट में बदल जाती। व्हाइट स्नेक की कल्टीवेशन से जो एनर्जी मुझे वापस मिलती थी वो मुझे पिछली जिंदगी से कई गुना स्ट्रांग बना रही थी। लेकिन ली यनपिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी अब क्लास के बाकी स्टूडेंट से भी कम थी। ब्लैक बियर के लिए उसने खुद पर एक भी स्नैक इस्तेमाल नहीं किया। ब्लैक बियर हमेशा उसे पीओए करता था। अगर तुमने मुझे एक स्नैक कम दिया और मेरी टैलेंट अवेकन नहीं हुई तो उस समय मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। सभी लोग कहते थे कि ली यानपिंग बर्बाद हो गई है। स्कूल के पहले दिन से ही जब उसने अचानक सबसे कमजोर ताकत और सबसे कम टैलेंट वाले ब्लैक बियर को चुना, तब से उसकी मानसिक हालत जैसे सामान्य नहीं रही। इन अफवाहों का सामना करते हुए ली यानपिंग ने तिरस्कार से हंस दिया। तुम लोग क्या जानते हो, कुछ दिनों बाद तुम्हें पता चल जाएगा। मैं जलती हुई गर्मियों के बीच अचानक एक रात तापमान तेजी से गिर गया। दुनिया भर में बर्फ गिरने लगी।
शुरू में लोगों ने इसे जून में बर्फ गिरना कहकर मजाक बनाया, लेकिन अगले दिन दोपहर तक कहा जाने लगा कि जरूर कोई अन्याय हुआ है। दुनिया का तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे पहुंच गया था। लोग धीरे धीरे चिंतित होने लगे। तापमान इतना असामान्य है, कहीं कोई आपदा तो नहीं आने वाली? बर्फ लगातार बढ़ती जा रही थी और रुकने का कोई इरादा नहीं था। बर्फीले मौसम में किसी दुर्घटना के डर से स्कूल ने सभी छात्रों को वापस बुला लिया। लड़कियों के हॉस्टल में ली यानपिंग कांपते हुए खुद को कंबल में लपेटे हुए थी। कुछ समय से कल्टीवेशन नहीं करने के कारण उसके शरीर की स्पिरिचुअल पावर बहुत कमजोर हो गई थी, बस आम लोगों से थोड़ी सी ज्यादा। उसकी नाक ठंड से लाल हो गई थी और वो लगातार टिश्यू से नाक पूंछ रही थी। ब्लैक बियर, तुम्हारी टैलेंट अवेकन हुई या नहीं? 10 दिन बीत गए। ब्लैक बियर का शरीर पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था और वो लगभग लड़की जैसी अवस्था में पहुंच गया था। ली यानपिंग के मन में धीरे धीरे शक पैदा होने लगा। जल्दी मत करो, बस होने ही वाला है। हु वन पिछले जन्म में सिर्फ एक गरीब लड़का था। भले ही वो हर जगह जाकर रूइंस एक्सप्लोर करता था, फिर भी वो ब्लैक बियर को स्नैक सप्लाई करता रहता था। लेकिन वो इस जन्म जितना बिल्कुल नहीं था। मैंने ब्लैक बियर को जो रिसोर्सेज दिए हैं, वे कैसे कम हो सकते हैं? तो इस जन्म में मैं जो रिसोर्सेज दे रही हूं, वो पिछले जन्म से कहीं ज्यादा है। फिर ऐसा कैसे हुआ कि पिछले जन्म में ब्लैक बियर अपना टैलेंट अवेकन कर गया, लेकिन इस बार कुछ ठीक नहीं लग रहा? ली एनपिंग ने शक भरे लहजे में पूछा कि ब्लैक बियर कहीं उससे कुछ छुपा तो नहीं रहा? ब्लैक बियर ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में जवाब दिया कि वो इतनी मेहनत से कल्टीवेशन किसके लिए कर रहा है? वो तो उसी के बारे में सोच रहा था और अब वही उस पर शक कर रही है। उसने कहा कि भले ही उसका टैलेंट अभी पूरी तरह अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर भी उसे थोड़ा हीट दे सकता है। हालांकि अब उसे लग रहा है कि ये स्पिरिट स्टोन्स उसे वापस कर देने चाहिए। ली अनपिंग तुरंत घबरा गई और बोली कि इसकी जरूरत नहीं है। उसके बिना भी वो इन स्पिरिट स्टोन्स के साथ मरने वाला नहीं है। उसने मान लिया कि वो गलत थी और गुस्से में बोल गई और सारी गलती अपनी मानते हुए स्पिरिट स्टोन्स ब्लैक बियर को ही रखने के लिए कहा, क्योंकि उसका टैलेंट अवेकन होना सबसे जरूरी है। ब्लैक बियर ने ठंडी आवाज में कहा कि इस बार वो उसे माफ करता है और फिर जमीन पर पड़े स्नैक्स खाने लगा। खाते खाते उसने थोड़ा सा हीट ली यनपिंग को दिया, लेकिन बहुत ही कम। वो जानबूझकर ज्यादा नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर ली यनपिंग असली अपोकलिप्स आने से पहले ही ठंड से मर जाती तो उसके लिए मजाक खत्म हो जाता। जैसे ही ली यनपिंग को थोड़ा हीट मिला, उसने ब्लैक बियर पर शक करना बंद कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट के बाद इंसान और बीस्ट दोनों एक दूसरे को अपनी स्पिरिचुअल पावर का 1/10वां हिस्सा वापस देते हैं, लेकिन ब्लैक बियर जो एनर्जी वापस दे रहा था वो बहुत ही कम थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसने ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं किया, जबकि असल में ऐसा नहीं था। ली अनपिंग को यह पता नहीं था कि उसने ब्लैक बियर के साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में ब्लैक बियर कितना एनर्जी वापस देगा ये पूरी तरह उसी की मर्जी पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ हॉस्टल के कमरे में मैं बिस्तर से टिक कर प्रोजेक्शन स्क्रीन पर मूवी देख रहा था। कमरे के सारे स्नैक्स पहले ही एब्जॉर्ब होकर धूल जैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन सफेद ऊनी कालीन पर लिपटी व्हाइट स्नेक अभी भी सो रही थी। अब वो धीरे धीरे अपने बेबी फॉर्म से निकलकर एक अडल्ट स्पिरिट बीस्ट बन चुकी थी, लगभग बाल्टी जितनी मोटी। अंधेरे में उसके पूरे शरीर पर हल्की ठंडी चमक आ रही थी। उसके पूरे शरीर पर बर्फ जैसी सफेद स्केल्स चमक रहे थे। मैं नीचे उतरा और उसके स्केल्स को छुआ और अंदर से जबरदस्त लाइफ एनर्जी महसूस हुई। दीवार पर लगी घड़ी धीरे धीरे 12 बजने के करीब पहुंच रही थी। असली अपोकलिप्स आने वाला था। मैंने मन ही मन सोचा कि इस बार व्हाइट स्नेक शायद पहले दिन ही ठंड से नहीं मरेगी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, दुनिया का तापमान एक बार फिर तेजी से गिर गया। कमरे का थर्मोमीटर दिखा रहा था कि अब टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। मैं कल्टीवेटर हूं और मेरे शरीर की स्पिरिचुअल पावर और व्हाइट स्नेक से मिलने वाली एनर्जी मुझे इस लेवल की ठंड से बचा रही थी। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी, इतनी कि पूरी एक मंजिल जितनी ऊंचाई तक जम गई। तभी क्लास टीचर ने ग्रुप में मैसेज भेजा और सबको अपनी करंट कंडीशन बताने को कहा गया। अगर कोई स्टूडेंट सरवाइव नहीं कर पा रहा हो तो स्कूल तुरंत रेस्क्यू शुरू करेगा, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से स्कूल के पास मैन पावर भी कम पड़ रही थी।
स्कूल ने इमरजेंसी में वॉलंटियर्स की भर्ती शुरू की और मैंने भी वॉलंटियर बनने के लिए नाम दे दिया। फिर अलग अलग हॉस्टल्स में जाकर स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज बांटने लगा। जब मैं गर्ल्स हॉस्टल पहुंचा तो ली अनपिंग के कमरे के सामने से सीधे निकल गया। धीरे धीरे क्लास ग्रुप में स्टूडेंट्स मैसेज करने लगे कि उन्हें रिसोर्सेज मिल गए हैं। तभी ली अनपिंग ने मुझे टैग करके पूछा कि क्या हो रहा है और उसके रिसोर्सेज कहाँ हैं। मैंने सीधे ग्रुप में कुछ फोटोज भेज दिए। वे सभी फोटोज इस बात का सबूत थे कि ली अनपिंग ने पहले ही सुपरमार्केट से बहुत सारा सामान खरीदकर स्कूल में जमा कर लिया था। स्कूल ने पहले ही कहा था कि अब रिसोर्सेज बहुत कम है और बर्फ अभी भी गिर रही है, शायद काफी समय तक नहीं रुकेगी। मैंने ग्रुप में लिखा कि मुझे लगता है रिसोर्सेज उन्हें मिलने चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुरंत स्टूडेंट्स ग्रुप में बातें करने लगे। कोई कहने लगा कि क्या मॉनिटर को पहले से कुछ पता था। कोई पूछने लगा कि इसने इतना सारा सामान पहले ही क्यों खरीद लिया। ली अनपिंग अचानक मॉरल हाई ग्राउंड पर खड़ी करके जज की जाने लगी। वो फिर मुझ पर भड़क गई और बोली कि मैं भी तो पहले से जानता था, ये नाटक क्यों कर रहा हूं। तुरंत स्टूडेंट्स ग्रुप में बातें करने लगे। कोई कहने लगा कि क्या मॉनिटर को पहले से कुछ पता था। कोई पूछने लगा कि इसने इतना सारा सामान पहले ही क्यों खरीद लिया। ली अनपिंग अचानक मॉरल हाई ग्राउंड पर खड़ी करके जज की जाने लगी। वो फिर मुझ पर भड़क गई और बोली कि मैं भी तो पहले से जानता था, ये नाटक क्यों कर रहा हूं। एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स आने वाला है, मैंने भी तो इतना सामान जमा किया है, तो मैं अपना क्यों नहीं बांटता। मैंने 2 खाली इंस्टेंट नूडल बॉक्सेस की फोटो भेजी और कहा कि मुझे नहीं पता वो किस अपोकलिप्स की बात कर रही है। सब जानते हैं मैं गरीब हूं। मैंने सेल देखकर ये नूडल्स खरीदे थे और अभी अभी सब स्टूडेंट्स को बांट भी दिए हैं। मैंने ये भी लिखा कि जो 10 पैकेट सबको मिले हैं वे सब मेरे पर्सनल रिसोर्सेज से दिए गए हैं। स्टूडेंट्स फिर से ताने मारने लगे। ली अनपिंग जवाब नहीं दे पाई और ग्रुप में चुप हो गई। लेकिन उसने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा और कहा कि अच्छा नाम कमा भी लिया तो क्या, मेरी वो बेकार वाइट स्नेक शायद अभी तक ठंड से मर गई होगी। मैंने उसे एक वीडियो भेजा और पूछा कि क्या वो उसी वाइट स्नेक की बात कर रही है जो आराम से सो रही है। वीडियो में वाइट स्नेक की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके शरीर से निकलती स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी साफ बता रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है। ली अनपिंग ने कहा कि ये वीडियो पहले का होगा क्योंकि मेरी बीस्ट इतनी धीरे ग्रो करती है। मैंने जम्हाई ली और रिप्लाई करना बंद कर दिया। भले ही स्पिरिचुअल पावर मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, फिर भी इतनी ठंड में मुझे हल्की सर्दी लग रही थी। मैंने कबर्ड खोला और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट निकालने ही वाला था कि अचानक एक गर्माहट भरी एनर्जी मेरे पूरे शरीर में फैल गई। ये एहसास बहुत फेमिलियर था। ये ब्लैक बियर की कोल्ड रेजिस्टेंस शेयरिंग थी। मैंने मन ही मन कहा, आस्यों, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी तुम मुझे टैलेंट शेयर कर सकते हो। उसने जवाब दिया कि उसने 10 माइल कोल्ड रेजिस्टेंस सक्सेसफुली अवेकन कर लिया है। तभी मुझे अचानक याद आया कि ब्लैक बियर का असली टैलेंट सिर्फ कोल्ड रेजिस्टेंस नहीं था, बल्कि 10 माइल कोल्ड रेजिस्टेंस था। पिछले जन्म में मेरी कैपेबिलिटी लिमिटेड थी और मेरे पास इतने स्पिरिट स्टोन्स नहीं थे कि ब्लैक बियर अपना पूरा टैलेंट अवेकन कर सके। इसलिए उसने मुझे बचाने के लिए फोर्सफुली पार्शियल अवेकन किया था, जिससे मुझे सिर्फ एक वीकर वर्जन मिला था। मैंने पूछा कि ली अनपिंग कैसी है। ब्लैक बियर ने मुझे विजन शेयरिंग दिखाया। उसे पूरा भरोसा था कि स्किल अवेकन होने के बाद उसे ठंड से कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए ली अनपिंग ने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स भी नहीं लिए थे। इस समय वो सिर्फ एक पतली सी चादर में खुद को लपेटे हुए थी। उसका चेहरा ठंड से नीला पड़ चुका था और उसके दांत कांप रहे थे। मैंने पूछा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। तभी ब्लैक बियर अचानक बेड पर कूदा और अपने शरीर से ली यनपिंग को धक्का दे दिया। ठंडी जमीन और उसका जकड़ा हुआ शरीर टकराया। टक! कुछ हड्डियां टूट गई थीं। कितनी ये पता नहीं। और ली यनपिंग दर्द से दांत भींच रही थी। ब्लैक बियर ने ठंडे स्वर में कहा कि एक अच्छी लिया है। यह सुनते ही ली यनपिंग की आंखों में चमक आ गई। वो दर्द भूलकर जल्दी से बोली कि जल्दी अपना स्किल उसके साथ शेयर करें, वरना वो ठंड से मर जाएगी। ब्लैक बियर ने शांत होकर जवाब दिया कि उसने कब कहा कि वो उसे शेयर करेगा। ली यनपिंग गुस्से में बोली कि वो उसकी मालिक है, उसने उसके लिए सब कुछ खर्च कर दिया, इतने सारे स्नैक्स दिए, तभी वो अवेकन हुआ, तो वो उसे शेयर क्यों नहीं करेगा। ब्लैक बियर ने बस कॉन्ट्रैक्ट कहा। ली यनपिंग घबरा गई और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पावर एक्टिवेट करने की कोशिश की, ताकि जबरदस्ती ब्लैक बियर की एबिलिटी ले सके।
लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट की पावर इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही है। ब्लैक बियर ने कहा कि ध्यान से देखो, उन्होंने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ली यनपिंग ने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से जांचा तो पाया कि उसमें बदलाव किए गए हैं और असल में वो मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट था। ब्लैक बियर ने ठंडी आवाज में कहा कि देख लिया, वो उसके स्किल शेयर करने के लायक भी नहीं है। ली यनपिंग जमीन पर पड़ी रह गई, जैसे सदमे में हो। ब्लैक बियर ने कहा कि सिर्फ वो ही रिबॉर्न नहीं हुआ, हु एन भी हुआ है, और पिछले जन्म में उसने दूसरों के साथ मिलकर उन्हें मारा था। अब इस जन्म में वे हिसाब बराबर करेंगे। ली यनपिंग डर गई, लेकिन फिर बोली कि अगर वो रीबॉर्न भी हो गया तो क्या? उसने उस बेकार व्हाइट स्नेक से कॉन्ट्रैक्ट किया है, और जैसे ही वो मर जाएगी, वो भी ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मर जाएगा। ब्लैक बियर ने और बात करना जरूरी नहीं समझा और वहां से चला गया। एक्सट्रीम कोल्ड के आने के बाद दुनिया का टेम्परेचर अब पब्लिक नहीं किया जा रहा था, जैसे पिछले जन्म में हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, वाटर सप्लाई और नेटवर्क सब पूरी तरह बंद हो गए। उस रात बहुत से लोग कभी नहीं जागे। 5 दिन बाद स्कूल की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई। कई स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज खत्म हो गए और वे दूसरों के हॉस्टल में घुसकर खाना छीनने लगे। मेरे कमरे के बाहर भी कुछ स्ट्रांग स्टूडेंट्स आ गए। मैंने अपनी ताकत का हिसाब लगाया। ब्लैक बियर की कोल्ड रेजिस्टेंस और व्हाइट स्नेक से मिलने वाली एनर्जी के साथ मैं टीचर्स से भी कमजोर नहीं था, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। बाहर दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। मैंने हाथ में स्पिरिचुअल पावर जमा कर ली, लेकिन उससे पहले ही मेरे कमरे से एक जबरदस्त एनर्जी बाहर फैल गई। सिर्फ आवाज से ही अंदाजा लग गया कि बाहर लोग गिर पड़े होंगे। व्हाइट स्नेक अभी भी कालीन पर लिपटी थी, आंखें बंद थी, लेकिन एक ठंडी दबाव भरी आवाज मेरे कमरे से बाहर फैल गई और दरवाजे के बाहर खड़े लोग डरकर भाग गए। मैंने उसके सिर को हल्के से छुआ और पूछा कि लिंगशु, क्या वो जागने वाली है? उधर ली यनपिंग के हॉस्टल में भी कुछ लोग घुसने आए, लेकिन ब्लैक बियर ने सबको भगा दिया। उसकी मौजूदगी की वजह से ली यनपिंग अभी जिंदा थी, लेकिन ज्यादा समय नहीं। वो जमीन पर पड़ी थी और उसकी टूटी हड्डियों से बदबू आने लगी थी। जब भी वो बेहोश होने लगती, ब्लैक बियर उसे थप्पड़ मारकर जगा देता। उसकी याददाश्त तेज थी और वो बदला नहीं भूलता था। उसने पिछले जन्म के उन सभी लोगों को ढूंढ निकाला जिन्होंने मिलकर उन्हें मारा था, और उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। बाकी लोगों से उसका कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसने पूरे स्कूल में अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। अचानक सभी के शरीर में एक हल्की गर्माहट फैल गई, जैसे किसी ने सुरक्षा दे दी हो। यहां तक कि मरने के करीब ली यनपिंग को भी थोड़ी गर्मी महसूस हुई। लेकिन ये उसके लिए ब्लेसिंग नहीं थी, बल्कि मौत को और तेज करने वाली थी, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कई अंग पहले ही डैमेज हो चुके थे। ठंड की वजह से उनका सड़ना धीमा था, लेकिन अचानक गर्मी मिलने से सब कुछ तेजी से बिगड़ने लगा। वो जमीन पर पड़ी पड़ी धीरे धीरे हिलने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह मुझे अपने शरीर पर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। आंख खोलकर देखा तो कोई मुझे कस कर लिपटा हुआ था। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी त्वचा चमकदार, बाल बर्फ जैसे सफेद और चेहरा किसी चित्र जैसा था। मैं हल्का सा हिला तो उसने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में हल्की चांदी जैसी चमक थी। उसकी पहचान मुझे समझ आ गई, लिंगशु। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो मेरे ऊपर झुक गई। उसकी ठंडी लेकिन हल्की गर्माहट वाली मौजूदगी मुझे घेर रही थी। उसने धीमी ठंडी आवाज में कहा कि आदमी, क्या उसने उसे याद किया? मैंने उसे शांत होकर देखा और कहा कि तो आखिर वो जाग ही गई। वो हल्के से हंसी और बोली कि क्या वो उसकी चिंता कर रहा था?